सोचिए, एक तरफ 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया दुनिया का सबसे मशहूर खिलाड़ी क्रीज पर आता है और वो शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौट जाता है। और अब उसी मैच में जब स्कोर सिर्फ 7 रन पर 3 विकेट होता है, तब एक बिल्कुल अनजान सा युवा खिलाड़ी मैदान में उतरता है। हाँ, वो मैच मुझे याद है। और महज 31 गेंदों में 66 रन ठोककर मतलब हारा हुआ मैच जिता देता है। खेल के मैदान पर आखिर ऐसा होता क्यों है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्यों कभी कभी सालों का अनुभव और महानता का टैग एक खिलाड़ी को दबाव में डुबो देता है, जबकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो इतिहास रच देता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय सिर्फ विकेट लेने या गोल दागने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह उस इंसानी दिमाग की प्रोग्रामिंग के बारे में है जो भारी दबाव के बीच या तो निखर जाती है या फिर पूरी तरह से बिखर जाती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और यही बात इस पूरे विषय को इतना आकर्षक बनाती है। जब हम किसी चैंपियन को पोडियम पर चमकती हुई ट्रॉफी उठाते हुए देखते हैं तो वो पल बहुत जादुई लगता है। हाँ, वो रोशनी, वो मुस्कान, हाँ, वो जश्न, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। लेकिन हाल ही में वर्ल्ड कप विजेता राधा यादव के जो इंटरव्यू सामने आए हैं, या फिर क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के जो हालिया आंकड़े हमने खंगाले हैं ना, वे एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। वे बताते हैं कि वो जो महिमा का क्षण है वो तो सिर्फ एक भ्रम है। असली चैंपियन रातों रात नहीं बनते। उनकी एक बहुत लंबी और अदृश्य प्रक्रिया होती है जो अक्सर अंधेरे और अभाव में शुरू होती है। सही कहा। और इस अदृश्य प्रक्रिया को समझने के लिए हमें वर्ल्ड कप के उस ग्लैमर से बहुत पीछे जाना होगा। मतलब हमें उस संघर्ष की जड़ों तक जाना होगा जहां से वो मानसिक दृढ़ता पैदा होती है। एकदम। जो किसी भी खिलाड़ी को हम जिसे स्पोर्ट्स की भाषा में चोक करना कहते हैं। हाँ, दबाव में टूट जाना। बिल्कुल, उससे बचाती है। जब मैं आज की इस चर्चा के लिए राधा यादव की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ रहा था तो उनके शुरुआती जीवन के कुछ विवरणों ने मुझे सच में झकझोर कर रख दिया। मैं समझ सकती हूँ। ये सिर्फ एक एथलीट के बनने की कहानी नहीं है, ये एक तरह से सर्वाइवल की कहानी है। हाँ, उनका सफर मुंबई के कांदिवली इलाके से शुरू होता है। राधा का जन्म समय से पहले यानी प्रीमेच्योर हुआ था और उनका बचपन SRA योजना के तहत मिले एक घर में बीता। हाँ, अब जो लोग मुंबई के सिस्टम से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा बता दूं कि SRA का मतलब है स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी। हाँ, और इसके तहत जो घर मिलते हैं वे बेहद बहुत ही छोटे होते हैं। राधा का वो घर मात्र 225 वर्ग फुट का था। 225 वर्ग फुट मतलब अगर आप अंदाजा लगाएं तो शायद 15 गुणा 15 फुट का एक कमरा। हाँ, बस एक छोटा सा कमरा। आज के समय में कई लोगों के बेडरूम्स इससे बड़े होते हैं। बिल्कुल। और उस एक छोटे से डिब्बेनुमा घर में पूरा परिवार रहता था। उनके पिता ओम प्रकाश यादव जी परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब्जियां बेचते थे। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में तुरंत ये सवाल आया कि उस छोटे से कमरे में पलने वाली एक लड़की के दिमाग की वायरिंग कैसे होती होगी। और सिर्फ गरीबी ही नहीं थी, वहाँ सामाजिक दबाव भी बहुत था। हाँ, ताने। बिल्कुल। जब राधा छोटी थी और अपने इलाके के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी तो आस पड़ोस के लोग उनके पिता को रोज ताने मारते थे। अरे बाप रे। कहते थे कि लड़की को लड़कों के साथ क्यों खिला रहे हो या इसका क्या भविष्य है। और यहीं पर हमें एथलीट के मनोविज्ञान का पहला अहम हिस्सा देखने को मिलता है। एक ऐसा बफर या ढाल जो खिलाड़ी को बाहरी शोर से बचाता है। सही कहा। उनके पिता ओम प्रकाश जी ने उन तानों का असर कभी राधा के खेल पर नहीं पड़ने दिया। वो समाज और अपनी बेटी के बीच एक दीवार बनकर खड़े रहे। एक मजबूत दीवार। हाँ, और फिर इस कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब कोच प्रफुल्लन नाइक की नजर राधा पर पड़ती है। उन्होंने उस टैलेंट को पहचाना। उन्हें समझ आ गया था कि इस लड़की में कुछ खास है। और कोच नाइक ने सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं दी बल्कि उनके पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। मतलब उन्होंने राधा को आनंदबाई दामोदर काले विद्यालय से निकालकर आवर लेडी ऑफ रेमेडी स्कूल में शिफ्ट करवाया। हाँ, जो कि एक बड़ा कदम था। और यही नहीं, कोच नाइक ने उनके पिता को बिना किसी फीस के ट्रेनिंग देने के लिए भी मना लिया। सच में एक पूरा इकोसिस्टम उसे एक लड़की के टैलेंट को बचाने में लग गया था। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा भावुक किया ना, वो थी उनके परिवार के भीतर दी गई कुर्बानी। हाँ, आप उनकी बड़ी बहन सोनी की बात कर रहे हैं? हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोनी भी क्रिकेट खेलती थी और शायद उस उम्र में वो राधा से भी ज्यादा प्रतिभाशाली थी। ओह, अच्छा। हाँ, लेकिन जब बात आई कि परिवार के बेहद सीमित संसाधन किस पर खर्च किए जाएं, तो सोनी ने अपना क्रिकेट करियर पूरी तरह से कुर्बान कर दिया।
ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने सपने को मार दिया ताकि राधा आगे बढ़ सके। देखिए, ये एक बहुत ही भारी मानसिक बोझ है। जब आप जानते हैं कि आपकी सफलता के पीछे आपके पिता का पसीना और आपकी बहन के टूटे हुए सपने हैं, तो आपका लक्ष्य सिर्फ एक खेल जीतना नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। राधा का बस एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार को उस 225 वर्ग फुट के संघर्ष से बाहर निकालना, उन्हें बांद्रा में एक आरामदायक जीवन देना, और उन्होंने ऐसा किया भी। हाँ, क्या आपको याद है जब उन्हें अपना पहला 10 लाख रुपए का विदेशी कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो उन्होंने उस पैसे का क्या किया? उन्होंने कोई लग्जरी कार या महंगे कपड़े तो नहीं खरीदे होंगे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने पिता के लिए किराने की दुकान खरीदी ताकि उन्हें अब सड़कों पर सब्जी का ठेला न लगाना पड़े। अरे वाह! ये वाकया सुनकर मेरे दिमाग में एक थ्योरी आती है। ये एक भट्टी की तरह है। भट्टी? हाँ, जहाँ भारी दबाव और आग मिलकर साधारण कोयले को हीरा बनाते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि सामाजिक आर्थिक संघर्ष एक एथलीट के दिमाग को उच्च दबाव वाली परिस्थितियों जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए कैसे तैयार करता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जब आप उस 225 वर्ग फुट के घर से आते हैं, जहाँ आपने हर दिन जीवन की सबसे बुनियादी जद्दोजहद देखी है कि कल का खाना कैसे आएगा, हाँ, या स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी, तो मैदान का दबाव उसके सामने बहुत बौना लगने लगता है। राधा के पास वो खोरे के लिए कुछ नहीं या नथिंग टू लूज वाला एटीट्यूड आ गया। बिल्कुल। जब आप अपनी जिंदगी में सबसे बुरा दौर देख चुके होते हैं, तो एक क्रिकेट मैच हारने का डर आपको डरा नहीं सकता। यही वो चीज है जो उन्हें वर्तमान में जीने की गजब की ताकत देती है। सही बात है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बहुत ही दिलचस्प बात कही है कि वो मैच के बाद अपनी खुद की हाइलाइट्स या सफलताओं के वीडियो देखना पसंद नहीं करती। हाँ, और ये बात मुझे आज के सोशल मीडिया वाले दौर में बहुत ही अजीब लगी। मतलब आज हर कोई अपनी सफलता को बार बार रिप्ले करके देखना चाहता है, इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर करना चाहता है। खुद के वीडियो न देखने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें, तो ये एक बहुत ही उच्च स्तर की मानसिक स्पष्टता है। कैसे? जब आप अपनी पुरानी सफलताओं के वीडियो बार बार देखते हैं, तो आपका दिमाग अतीत में रहने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि वाह, मैंने कितना शानदार खेला था। एक ईगो आ जाती है। हाँ, और जैसे ही आप अगली बार मैदान पर उतरते हैं, आप उसी पुराने प्रदर्शन को दोहराने का दबाव खुद पर डाल लेते हैं। राधा पुरानी गलतियों या सफलताओं में उलझकर मानसिक रूप से स्टक नहीं होना चाहती। तो वो सिर्फ प्रेजेंट में रहना चाहती है। बिल्कुल। जो बीत गया वो बीत गया, जो आगे आने वाली गेंद है बस उसी पर फोकस करना है। मुझे ये कुछ एक कंप्यूटर की रैम की तरह लगता है। हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपके ब्राउजर में पिछले मैचों के, भविष्य की चिंताओं के, मीडिया की उम्मीदों के 10 अलग-अलग टैब खुले हुए हैं, तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। एकदम। आपकी मेंटल रैम पूरी तरह भर जाएगी। आपका सिस्टम हैंग होने लगेगा, जिसे हम खेलों की भाषा में चोक करना कहते हैं। लेकिन राधा ने अपनी सारी बैकग्राउंड एप्स बंद कर रखी हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। उनकी रैम 100% खाली है, जो सिर्फ और सिर्फ उस पल में फेंकी जा रही गेंद को प्रोसेस कर रही है। ये रैम वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है, और यही कारण है कि उनका दिमाग क्या होगा अगर मैं आउट हो गई या क्या होगा अगर हम हार गए वाले डरावने ख्यालों में नहीं भटकता। और यही मानसिकता मैदान पर उस जादू में तब्दील होती है जिसे दुनिया देखती है। तो चलिए इसी जादू की बात करते हैं, क्योंकि केवल संघर्ष होना ही काफी नहीं है, उस संघर्ष को मैदान पर एक्शन में बदलना भी जरूरी है। बिल्कुल। अक्टूबर 2024 की वो घटना लेते हैं, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा था। दीप्ति शर्मा गेंदबाजी कर रही थी। हाँ, और न्यूजीलैंड के जॉर्जिया प्लिमर ने हवा में शॉट खेला। गेंद काफी दूर थी, और फिर राधा यादव ने अपनी दाईं ओर जो डाइव लगाई, मतलब उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से हवा में समानांतर खींच लिया। हाँ, वो कैच सच में महिला क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ कैचों में से एक माना गया है। अब अगर हम आपकी रैम वाली एनालॉजी को यहाँ लागू करें, वो डाइव लगाने का फैसला कोई सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं था। वो महज एक सेकंड के 100वें हिस्से का रिएक्शन था। बिना सोचे किया गया एक्शन। एकदम। अगर उनके दिमाग में रत्ती भर भी हिचकिचाहट होती, या वो भविष्य के बारे में सोच रही होती कि अगर कैच छूट गया तो क्या होगा, तो उनका शरीर उतनी तेजी से रिएक्ट ही नहीं कर पाता। और यही स्पष्टता हमें वर्ल्ड कप 2025 में भी देखने को मिली। अब देखिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप में जाना एक सपना होता है, लेकिन शुरुआत में राधा प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थी। हाँ, वो बेंच पर बैठी थी। आमतौर पर कोई भी खिलाड़ी ऐसे में निराश हो जाता है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है कि मुझे क्यों नहीं खिला रहे। लेकिन राधा का रवैया बिल्कुल अलग था। जब वो 12वें खिलाड़ी के रूप में पानी भी पिला रही थी,
तब भी उनका फोकस इस पर था कि वो टीम के काम कैसे आ सकती है। और फिर जब उन्हें मौका मिला, बांग्लादेश के खिलाफ, हाँ, वो निगार सुल्ताना वाला रन आउट। क्या थ्रो था वो। सुल्ताना आराम से क्रीज की ओर लौट रही थी और राधा ने एक छोटा सा मौका देखा और सीधे थ्रो से स्टंप्स उड़ा दिए। वो रन आउट ये साबित करता है कि वो बेंच पर बैठकर भी मानसिक रूप से मैदान पर ही थीं। फोकस थी। अगर आप नकारात्मक विचारों में उलझे हैं तो आप खेल की गति को नहीं पढ़ सकते। राधा ने ईगो को किनारे रखकर उस टीम फर्स्ट संस्कृति को अपनाया। और सच कहूं तो इस मानसिकता का इनाम उन्हें अब आर्थिक रूप से भी मिल रहा है। WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग का सफर इसका सबूत है। बिल्कुल। 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 40 लाख रुपए में खरीदा था, जहां उन्होंने 10 विकेट लिए। हाँ, और अब RCB ने उन्हें 65 लाख रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। इसके अलावा BCCI से ग्रेड C कॉन्ट्रैक्ट भी है। लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं यहाँ थोड़ा सा पुश बैक देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। हम राधा की मानसिकता और उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस जीत का श्रेय सिर्फ राधा, शेफाली वर्मा जिन्होंने फाइनल में 87 रन बनाए, या दीप्ति शर्मा जिन्होंने 5 विकेट लिए, क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिभा का नतीजा है या खिलाड़ियों की वर्तमान सफलता के पीछे पीढ़ियों का कर्ज है? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो खेल कभी भी सिर्फ 11 खिलाड़ियों का नहीं होता। ये पीढ़ियों की एक रिले रेस है। रिले रेस, बहुत खूब। आज की महिला क्रिकेट टीम जिस आत्मविश्वास के साथ खेल रही है, उसकी नींव उन खाली स्टेडियमों में रखी गई थी जहां कभी कोई ताली बजाने वाला नहीं होता था, कोई टीवी कवरेज नहीं होता था। बिल्कुल। मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसी दिग्गजों ने बिना पैसे, बिना किसी प्रसिद्धि के इस खेल को जिंदा रखा। आज की सफलता उसी त्याग का नतीजा है। और शायद यही इकोसिस्टम खिलाड़ियों को वो सुरक्षा देता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि वर्ल्ड कप से पहले टीम ने उज्जैन के महाकाल के दर्शन किए थे। हाँ, ये भी एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। या फिर DY पाटिल स्टेडियम का उनके लिए एक लकी वेन्यू बन जाना। एकदम सही। जब कोई टीम आध्यात्मिक रूप से ये मान लेती है कि हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी है, अब बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है, तो वे खुद को परिणाम की चिंता से मुक्त कर लेते हैं। दबाव कम हो जाता है। इसे साइकोलॉजी में सरेंडरिंग द आउटकम कहते हैं। जब आप नतीजे का मोह छोड़ देते हैं तो आपका प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है। और इस इकोसिस्टम में प्रशासन का रोल भी उतना ही अहम है। बिल्कुल। खिलाड़ियों ने खुद ये बात स्वीकारी है कि जय शाह और BCCI से जो समर्थन और विश्व स्तरीय सुविधाएं उन्हें मिली हैं, उसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है। एक पानी पिलाने वाले 12वें खिलाड़ी से लेकर बोर्ड तक जब सब एक ही दिशा में देखते हैं, तभी इतिहास रचा जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्योंकि अवसर को पहचानने और दबाव से निपटने की ये कहानी सिर्फ भारतीय महिला क्रिकेट तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल ही की अन्य खेल घटनाएं भी इसी करो या मरो की गतिशीलता को दर्शाती है। IPL का वो मैच याद है, दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। हाँ। दिल्ली 210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी और दूसरे ही ओवर में उनका स्कोर था महज 7 रन पर 3 विकेट। 7 रन पर 3 विकेट। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत वो 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में कोई भी टीम पैनिक कर जाती है। लेकिन फिर मैदान पर आते हैं आशुतोष शर्मा, एक ऐसा नाम जिससे दुनिया को कोई खास चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। और उन्होंने क्या किया? दबाव में बिखरने के बजाय उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 66 रनों का तूफान खड़ा कर दिया और मैच जिता दिया। और ये पैटर्न सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के आंकड़े भी यही कहानी दोहराते हैं। न्यूजीलैंड की फुटबॉल टीम का 2026 वर्ल्ड कप के लिए न्यू कैलेडोनिया के खिलाफ मैच था। हाँ, और उनके कप्तान क्रिस वुड चोटिल हो गए थे। बिल्कुल। स्कोर 0-0 था और वर्ल्ड कप में जाने का भारी दबाव था। ऐसे में उस भयानक दबाव के बीच एक अप्रत्याशित हीरो सामने आया, 36 वर्षीय माइकल बॉक्सल। बॉक्सल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 55वां मैच खेलते हुए अपना पहला गोल दागा। 55 मैचों में कोई गोल नहीं, लेकिन जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो गोल आया। टीम 3-0 से मैच जीतकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई। और दूसरी तरफ हम दिग्गजों का संघर्ष देखते हैं। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे पिछले 7 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से कोई गोल नहीं कर पाए हैं। 7 मैच। और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डेनमार्क के खिलाफ नेशंस लीग में एक बेहद आसान सी पेनल्टी मिस कर दी। हालांकि फ्रांस और पुर्तगाल दोनों सेमीफाइनल में पहुंच गए, लेकिन इन दिग्गजों का संघर्ष पूरी दुनिया ने देखा।
और इसी के साथ हम भारतीय पुरुष फुटबॉल का उदाहरण भी देख सकते हैं, जहां 39 वर्षीय सुनील छेत्री ने हाल ही में मालदीव के खिलाफ अपना 95वां गोल दागा। तो मैं एक तुलना पेश करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स का मैदान शेयर बाजार की तरह है। पिछला प्रदर्शन भविष्य की सफलता की कोई गारंटी नहीं देता। बिल्कुल सही तुलना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों कभी-कभी अनजान खिलाड़ी जैसे आशुतोष या न्यूजीलैंड के बॉक्सर दबाव में निखर जाते हैं, जबकि एम्बापे या रोनाल्डो जैसे दिग्गज बिखर जाते हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है उम्मीदों के बोझ का, जिसे हम बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। उम्मीदों का बोझ। इसके साथ एक और टर्म जुड़ी है, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। मतलब ज्यादा सोचने की वजह से लकवा मार जाना। हाँ, मानसिक रूप से सुन्न पड़ जाना। जब रोनाल्डो पेनल्टी लेने आते हैं तो वो सिर्फ एक फुटबॉल को किक नहीं कर रहे होते। तो वो क्या कर रहे होते हैं? उनके दिमाग की रैम में करोड़ों प्रशंसकों की उम्मीदें, उनकी खुद की लेगेसी, कल के अखबारों की हेडलाइंस का बोझ चल रहा होता है। ये एक ऐसा अदृश्य बैकपैक है जिसका वजन सैकड़ों किलो होता है। मतलब वो इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि उनकी जो नेचुरल मसल मेमोरी है वो ब्लॉक हो जाती है। एकदम सही। जो काम उन्होंने अभ्यास में लाखों बार बिना सोचे किया है, दबाव के क्षण में वो उसी काम की मैकेनिक्स के बारे में सोचने लगते हैं। एम्बापे के 7 मैचों के गोल के सूखे के पीछे भी यही संज्ञानात्मक बोझ है, कॉग्निटिव लोड। हाँ, इसके ठीक विपरीत जब राधा यादव बेंच से उठकर मैदान में आती हैं या आशुतोष शर्मा 7 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आते हैं, तो उनके कंधे पर ऐसा कोई बैकपैक नहीं होता। वे फ्रीडम के साथ खेलते हैं। यह मानसिकता ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। ये विश्लेषण सच में आंखें खोलने वाला है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सारांश निकालें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। सफलता के लिए मजबूत जमीनी संघर्ष, वर्तमान पल में जीने की जिद, सामूहिक टीम भावना और मौकों को बिना किसी डर के लपकने की क्षमता आवश्यक है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फुटबॉल का। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिद्धांत सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं है। इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या ऑफिस की चुनौतियों में भी लागू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। जी बताइए। में वो आग और निडरता बची रहेगी जिसने राधा यादव जैसे चैंपियंस को गढ़ा, या फिर ये बेशुमार सुविधाएं एक अलग, शायद थोड़े सॉफ्ट प्रकार के खिलाड़ियों को जन्म देंगी? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या चैंपियन बनाने वाली दबाव की वो भट्टी अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है? इस विचार के साथ हम श्रोताओं को खुद सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। पोडियम की चमक हमेशा उस भट्टी के तापमान पर निर्भर करती है जिसमें से चैंपियन तपकर बाहर निकलते हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय के साथ।